इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक कंसेप्ट याद करवाऊं जो हमने लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक करंट जब भी प्रोड्यूस होता है तब वो मैग्नेटिक फील्ड, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट जब भी मूव करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी जब भी मूव करता है तो वो अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज स्टेशनरी चार्ज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे और हम कहते थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके गिर्द, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट प्रोड्यूस तभी होगा जब एक चार्ज किसी एक पॉइंट से मूव करेगा दूसरे पॉइंट की तरफ, तो ड्यूरिंग दैट मूवमेंट उसके अंदर जो चीज प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द लिंक बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म। करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। Whenever electric current flows through a conductor, it produces a magnetic field around it. अब ये मेन आइडिया है कि जब भी करंट प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर में, किसी वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में चलती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्किल्स। वो बेसिकली एक कंसेंट्रिक सर्किल्स की सूरत के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है अराउंड द वायर, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय अ राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम उसकी डायरेक्शन देते हैं। इसको हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं थंब रूल को। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द करंट एंड इज स्ट्रोंगर क्लोजर टू द वायर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड से, सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट फ्लो करने के साथ साथ इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती रहेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना ये तार से करीब होगी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रही होगी या एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ठीक हो गई बात। अब क्या है? करंट डज नॉट जस्ट फ्लो साइलेंटली। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज से हमें ये बात समझ में आया कि करंट अकेला फ्लो नहीं कर रहा, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अराउंड इट। दिस इज फाउंडेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट के इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करेगा तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गई बात। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम जो राइट हैंड रूल से मैयर करते हैं या राइट हैंड रूल से हम डिटरमाइन करते हैं, वो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल होता है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है सिंपल सा कि भाई आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास ये एक वायर है और उसमें इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो अपना आप थंब इस करंट की डायरेक्शन में लगे रखेंगे और उस वायर को आप ग्रिप करेंगे, तो जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी ये फिंगर्स कर्ल हो रही हैं ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब इस पिक्चर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। ठीक है, ये बेसिकली राइट हैंड थंब रूल है। लाइकवाइज अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हमने क्या करना है, उस वायर के जो कंडक्टर है हमारे पास, करंट की डायरेक्शन में हमने अपना थंब लेके जाना है और उस वायर को हमने कर फिंगर से कर्ल करके ग्रिप कर लेना है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी उस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वाली पिक्चर के अंदर देखें आप, मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट जा रही है। ठीक हो गई बात। ये बेसिकली जनरल आइडिया है राइट हैंड रूल का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। An electromagnet is formed when a coil of wire is wrapped around an iron core and current is passed through the wire. अब देखें जनरल आइडिया क्या है। इट मीन्स के एक कोई वायर जो भी होगी अगर उसके अंदर करंट मूव कर रहा होगा तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहा होगा। इट मीन्स अगर ये एक हमारे पास कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं
कि मैं इस वायर को किसी मेटल के ऊपर, जैसे हमें इस तस्वीर में देख रहे हैं कि किसी मेटल के ऊपर रैप कर दूं, तो हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अराउंड उसी तरह से मूव कर रही होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखते हैं करंट की वाई डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर एक तार है, उसको मैंने इस तरीके से कर्व कर लिया है और उसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होगी। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है तार के अंदर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तार किस तरीके की बनी हुई है या वो किस तरह से मुड़ी हुई है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। वो एक तार हो, दो तारें हो, तीन हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली उसके अराउंड कंटिन्यूअसली मूव करेगी एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर अब मैं एक कॉइल को इस तरीके से वो कर दूं, कॉइल बना दूं उसका, तो आप अगर इसको इज्यूम करें तो क्या इसके अंदर की तरफ जो ये स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि चारों तरफ वो कॉइल घूम रही है, गोलाई में घूम रही है, तो उसके उस गोलाई के भी गोलाई में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब इस डायरेक्शन में इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बेसिकली अगर ये कलेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड को मैं देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमारे पास एक बार की सूरत इख्तियार कर लेगी इनसाइड दैट बॉडी, इनसाइड दैट कंडक्टर, वो एक मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसका जनरल सिंपल सा आइडिया क्या है? सिंपल सा आइडिया ये है कि आप एक बैटरी लें, बैटरी के साथ एक तार को कनेक्ट करें, उस तार को किसी लोहे की कील के ऊपर आप कर दें, रैप कर दें, और उसके बाद जब आप इसके करीब कोई लाइट सा मैग्नेट लेके आएंगे, से सपोज आप एक कॉमन पिन लेके आते हैं इसके करीब, तो वो कॉमन पिन बिल्कुल जो है वो स्ट्रोंगली इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। इट मीन्स के ये जो हमारे पास नेल है, ये बेसिकली इट इज एक्टिंग लाइक अ बार मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और इसके करीब मैग्नेटिक, जिसके करीब जो भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा, जो भी मेटल आएगा, स्पेशली आयरन आएगा, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, अब ये जो हम कॉइल बना रहे हैं ना वायर की, इस कॉइल को बेसिकली सोलेनाइड कहते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके हिसाब से। एक मिनट। आ रही है स्क्रीन नजर? जी सर। हाँ, तो ये जी उसकी सर। तो ये बेसिकली जो हमारे पास कॉइल बनती है, इस कॉइल को हम सॉलिनाइड कहते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई वायर, कोई कंडक्टर इस तरह से आपका जो है वो रैप हुआ हो किसी चीज के ऊपर या स्प्रिंग टाइप में, तो हम उसे बेसिकली सॉलिनाइड कहते हैं। ठीक है, अब इज रैप्ड अराउंड एन आयरन कोर एंड करंट इज पास थ्रू द वायर, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये ऐसे मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर रही है, दैट्स वाई इसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दिस क्रिएट अ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रोलेबल। अब ये जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट होगी, इधर प्रोड्यूस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगी, दैट्स वाई वो किसी भी पिन को, या कील के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, जो वहां पे आप 12 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे, वहां पे वो किसी, जाहिर सी बात है, उसकी करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगी। अगर इधर ही मैं 220 वोल्टेज दे दूं, 220 वोल्टेज दे दूं, तो जाहिर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गई बात। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ये जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके ऊपर फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? इसके ऊपर फैक्टर इफेक्ट करते हैं इंक्रीज करंट। अब जैसे ही हम इसके अंदर करंट इंक्रीज करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इंक्रीज नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इसके, जो हमने रैप किया है, से सपोज इधर हमारे पास 10 दफा इसको रैप किया है,
अगर मैं इसी कॉइल के ऊपर सेम वायर को 20 टाइम्स रैप कर दूंगा तो इट मींस उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये जो वायर्स हैं, ये जो कॉइल्स के टर्न्स हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, हार्ड आयरन यूज नहीं करते। सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसको मैग्नेटाइज और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, उसको डीमैग्नेटाइज भी इजीली हम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी प्रेफर सॉफ्ट आयरन कोर। तो बेसिकली हमारे पास इधर आइडिया क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड लेके चलती है जब भी मूव करती है, और जब हम कॉइल की सूरत के अंदर रैप कर देंगे तो वो एक मैग्नेटिक बार की तरह एक्ट करने शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब सिंपल सा आइडिया, नेचर जो है वो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक करंट जब मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गई बात। क्या मैग्नेट मूव करने से अपने गिर्द वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा? जी, है कोई आइडिया, कोई गैस, कैसा हो सकता है, पॉसिबल है? ऐसा ही होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जब मूव कर रहा है वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहा है। सिमिलरली जब भी कोई मैग्नेट मूव करेंगे तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, अब इस आइडिया को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे कहते हैं बेसिकली, क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट। मैग्नेट की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलर उसी तरीके से जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके उसे बार मैग्नेट बना रहे थे, तो ये आइडिया भी ऐसे ही है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट को मूव करें और उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसे कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग मैग्नेट नियर अ कॉइल और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। अब सिंपल आइडिया क्या है कि हम वही कॉइल ले रहे हैं, ठीक है। अब इस कॉइल को हमने इस दफा किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, ये सॉलिनॉइड एक तरह से आप समझ लें, लेकिन हम एक मैग्नेट बार उठाते हैं, मैग्नेट बार को इसके करीब ले जाके हम मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, इसके अंदर लेके जाते हैं विदाउट टचिंग इट और इससे बाहर लेके आते हैं। तो हम अगर गिल्वेनोमीटर जो कि करंट बताता है वो मीटर इसके पास रख दें, तो जब हम अंदर लेके जाएंगे तब ये डिफ्लेक्शन इधर शो करेगा, इट मींस कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और जब हम इसे बाहर लेके आएंगे तब भी ये इधर एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, विच इज एन इंडिकेशन दैट के मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन जब ये मैग्नेट इधर खाली पड़ा रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सेम आइडिया है जो इलेक्ट्रिक करंट का है, जो चार्ज का था पिछले लेक्चर में, कि चार्ज पड़ा है तो वो पड़ा है, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जब ये चार्ज मूव करना शुरू करेगा करंट तब प्रोड्यूस होगा, और जब ये मूव करेगा तो अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इट मीन सेम आइडिया आके इधर कनेक्ट होता है कि भाई जब मूविंग इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट भी बना सकता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट भी बनाता है। देखें वही बात है कि जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अ मूविंग मैग्नेट फील्ड कैन प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट जो मैग्नेट के मूव करने से प्रोड्यूस होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं या इंड्यूस करंट कहते हैं। अब इसी बेसिस के ऊपर फ्राडेज ने एक लॉ दिया था, जो फ्राडेज का लॉ है, वो लॉ क्या कहता है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी एक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा अराउंड द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक वोल्टेज।
ईएमएफ जो होती है इसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस जो हम पढ़ के आए हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे ईएमएफ के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब आइडिया इसका क्या है इस पॉइंट का, अगेन हम वही एग्जांपल लेते हैं, एक सॉलिनॉइड है, उस सॉलिनॉइड के करीब से हम एक मैग्नेटिक बार को मूव कर रहे हैं, जितना तेज हम मैग्नेट को मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट में क्या बात करके आएंगे, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इट मींस कि जितना इस इधर इधर मैकेनिज्म क्या है कि जितना तेजी से हम इसको मूव करेंगे नियर द कॉइल नियर द कंडक्टर, उतना तेजी से इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी स्पीड से चेंज हो रही हैं इसके करीब, उसी उसी स्पीड से उसी स्ट्रेंथ से जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा इन दैट स्पेसिफिक कॉइल, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या जहन में रखने वाले हैं कि नो करंट इज इंड्यूस इफ द मैग्नेट इज स्टिल। अगर मैग्नेट एट रेस्ट है, कोई मूवमेंट नहीं है मैग्नेट की, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। फास्टर मूवमेंट स्ट्रोंगर करंट, ठीक है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट मोशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब ये वही आइडिया है, इस आइडिया को मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं। देखें, अब ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड बेसिकली गिल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है। अब गिल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है तो इधर से हमने क्या किया कि इस बार को इनसाइड द सोलिनॉइड मूव किया, तो हम ये देखेंगे कि डिफ्लेक्शन जो है गिल्वानोमीटर की, गिल्वानोमीटर का सेंट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट ये सेंटर है, जीरो जहां पे लिखा हुआ है। इससे लेफ्ट मूव करेगा तब भी करंट प्रोड्यूस होगा, राइट मूव करेगा तब भी करंट प्रोड्यूस होगा, ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर मैग्नेट को मूव किया इनसाइड लेके गए, तो हमने देखा डिफ्लेक्शन किस साइड पे आई, लेफ्ट साइड पे आई। इट मींस करंट की डायरेक्शन इस साइड के ऊपर आ गई। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को हम बाहर की तरफ मूव मूव करेंगे तब भी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेट मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होना है, ठीक है। लेकिन इस सीन के अंदर हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड के ऊपर है, क्योंकि नेडल की जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड के ऊपर है। तो वो जो पॉइंट लास्ट में लिखा था वो पॉइंट भी यही कह रहा है कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोशन, मैग्नेट्स मोशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर मैग्नेटिक मोशन जो होती है, मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो करंट भी अल्टीमेटली अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, वो आता है लेंस लॉ। लेंस लॉ बेसिकली क्या कहता है, लेंस लॉ आपको ये कहता है कि वो जो इंड्यूस करंट होगा किसी भी कॉइल के अंदर बाय मूविंग अ मैग्नेट अराउंड इट, जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है सिंपल सा कि भाई जो है मैग्नेटिक बार मूव करने की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब लेंस क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट is always such that it opposes the cause that produces it। अब इस सिनेरियो के अंदर देख लें, मैग्नेट को हमने इस डायरेक्शन के अंदर मूव किया, इस करंट के अंदर कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन को क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन लेंस कहता है कि इट विल ऑलवेज अपोजिस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस करने का कॉज क्या है, मैग्नेट है, तो ये करंट की डायरेक्शन हमेशा मैग्नेट को अपोज करेगी। क्लियर हुई बात जी, जी सर। ठीक है। ये है बेसिकली लेंस लॉ, बहुत सिंपल सा है लेकिन सीधा सीधा इसके ऊपर एमसीक्यूज एक बनता है, मैंने अक्सर एग्जाम्स में देखा है कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपोज होगी, अपोजिट होगी, सेम डायरेक्शन होगी, या
सर्कुलर डायरेक्शन होगी, ऐसे 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो उसके अंदर आपने लिखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब भी इंड्यूस का लफ्ज आ जाए ना, इट मीन्स कि मैग्नेट ने कोई करंट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट द कॉज, और उसका कॉज मैग्नेट है तो इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसेप्चुअल मीनिंग इसकी बेसिकली क्या आ जाती है, इफ अ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स अ कॉइल, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दैट रिपेल्स द मैग्नेट। ठीक है, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी कि वो इस मैग्नेट को अपोज करेगी। इफ द मैग्नेट मूव अवे, कॉइल क्रिएट्स फील्ड दैट अट्रैक्ट्स इट। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव होगा। दिस इज अ कंजर्व एनर्जी। बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आइडिया आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली इधर से हमें दो एमसीक्यूज बन जाते हैं। एक एमसीक्यूज डायरेक्शन और इंड्यूस ईएमएफ का बन जाता है। दूसरा एमसीक्यूज आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि लेंस लॉ फॉलोज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ दैट और दिस, जो भी होगा ऑप्शन। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि लेंस लॉ जो है वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है या उसको प्रूव करता है या उसको फॉलो करता है। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा लेंस लॉ है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज। देखें, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज लीनियर, सर्कुलर, डायगोनल, इरेगुलर। जी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, लीनियर, सर्कुलर, डायगोनल या इरेगुलर? ए ए लीनियर नहीं समझ में आ रही। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कंसेंट्रिक सर्किल सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द प्रोड्यूस होगी ना। तो यही बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज सर्कुलर है। ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है, विच फैक्टर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का आइडिया क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रोड्यूस करेगी हम उसको एक कॉइल बना देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बार मैग्नेट की तरह मूव करेगा, वो बिहेव करेगा। ठीक है, अब उस बार मैग्नेट के अंदर जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम क्या करेंगे, थिनर वायर यूज करेंगे, शॉर्टर कॉइल, मोर टर्न्स या ओपन सर्किट? मोर टर्न्स। और टर्न, जितने Morton. ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। विच एक्शन इंड्यूस करंट इन अ लूप, हीटिंग वायर, यूजिंग अ थिकर वायर, मूविंग मैग्नेट या कलरिंग वायर? सर मूविंग मैग्नेट। मूविंग मैग्नेट, बिल्कुल। अच्छा, व्हेन अ मैग्नेट इज पुश्ड इनटू अ कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट aids the motion, opposes the motion, reverse the polarity, stop the magnet? Opposes the motion. बिल्कुल, ये लेंस लॉ है, थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर कहा गया, लेकिन जब भी मैंने आपको कहा था कि इंड्यूस करंट की बात आ जाए और उसके साथ वो पूछ ले कि डायरेक्शन, तो हमेशा उसकी डायरेक्शन कॉज को अपोज करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसफार्मर्स। अब यही इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का आइडिया लेकर ही हमारे पास ट्रांसफार्मर्स बनते हैं। अब ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वोल्टेज। वो वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या उसको कम करता है। ऑफ अल्टरनेट करंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने दो टाइप्स करंट की पढ़ी थी, डीसी करंट और एसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। तो ये अल्टरनेट करंट के अंदर एप्लीकेबल है, डायरेक्ट करंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते ट्रांसफार्मर। डीसी मोटर्स, डीसी चीजों के अंदर आपको कभी ट्रांसफार्मर नजर नहीं आएगा।
यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि भाई मूविंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग मैग्नेटिक बार प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। ठीक हो गई बात। अब देखें, ट्रांसफार्मर डू नॉट वर्क विथ डीसी, ओनली एसी क्रिएट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब आइडिया क्या है, ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली दो कॉइल्स होती है। कॉइल वाला आइडिया क्या है, वही जो हम सोलिनॉइड का आइडिया लेके आए थे, किसी आयरन के ऊपर हम रैप कर देंगे, उसे हम कॉइल कह रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल होती है कनेक्टेड टू द इनपुट वोल्टेज, कहाँ से आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ट्रांसफार्मर का, इसकी ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर ये आपके मोहल्ले में आपकी घर की सप्लाई वाला ट्रांसफार्मर है तो इसका आइडिया ये होगा कि प्राइमरी कॉइल से जो ऊपर मेन तारों से इस ट्रांसफार्मर में तारें आ रही होंगी वो प्राइमरी कॉइल में आ रही होंगी, मतलब इनपुट इधर आ रहा होगा। उसके बाद इधर से आगे ये तार जो होगी ये आपके मीटर की तरफ जा रही होगी, ये आउटपुट की तार होगी। ठीक है, ये आइडिया जहन में रखिएगा। अब इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है जो कि इनपुट ले रही होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है जो कि आउटपुट ले रही होती है। इस सिनेरियो के अंदर ये एक मेटल कोर है, सॉफ्ट मेटल की, और इसके गिर्द रैप की हुई है, एक साइड के ऊपर हमने कॉइल, दो दूसरी साइड के ऊपर भी कॉइल रैप की हुई है। बोथ कॉइल्स आर वाउंडेड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है किसका, ट्रांसफार्मर का। अब ट्रांसफार्मर काम कैसे करेगा? ट्रांसफार्मर काम ऐसे करेगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जब इनपुट आएगा तो इस इनपुट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। अब ये बात जहन में रहे कि ये मेटल कॉइल है, आप ये समझें कि मेटल के ऊपर होती है तो करंट इधर आया तो इधर से घूम कैसे जाएगा? नहीं, मेटल के ऊपर एक रैप दी जाती है, कागज यूं समझ लें आप, उस कागज के ऊपर ये रैपिंग की जाती है। ये कॉइल से इस कॉइल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। सारा काम कैसे होता है? सारा काम इंड्यूस्ड ईएमएफ की मदद से होता है कि इसके अंदर जैसी करंट प्रोड्यूस होगा, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली विल क्रिएट अ ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इन दैट कॉइल। ठीक है, तो इसका मतलब है प्राइमरी कॉइल की अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, अगर इसकी प्राइमरी कॉइल की मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूं तो इधर करंट कम इंड्यूस होगा। ठीक है, यही आइडिया है, प्रिंसिपल है किसका, ट्रांसफार्मर्स का। व्हेन एसी फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल इट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। जर्नल सा आइडिया आपके पास ये है ट्रांसफार्मर्स का। अब ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज कम मिले और उसको ज्यादा दे के प्रोड्यूस करे, इंक्रीज वोल्टेज। ये बेसिकली काम क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। मतलब अगर ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे, सेकेंडरी कॉइल के बढ़ा देंगे, तो इधर करंट वो मैग्नेटिक फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये आइडिया भी हम पढ़ के आए हैं। तो इधर से हमें जो करंट मिलेगा, जो वोल्टेज मिलेंगे वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा मिलेंगे। ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा के दे उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके पास वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ज्यादा आए लेकिन वो प्रोडक्शन कम दे, जो आउटपुट वोल्टेज दे वो आपको कम दे। वो कैसे करेगा कि इसके जो प्राइमरी कॉइल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी और इस मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। तो ये ट्रांसफार्मर ओवरऑल आपको आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वो एज कंपेयर टू द इनपुट कम होंगे। ठीक हो गई बात, ये जर्नल सा आइडिया है। अब
एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर की क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन स्टेप डाउन फॉर होम यूजेस, चार्जर्स में यूज होते हैं, टीवी में, रेडियोज में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, हर जगह के ऊपर हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। अब ये जो हमारे पास होम सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है, ये ट्रांसफार्मर बताएं मुझे, स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है? जी, स्टेप अप। स्टेप अप होता है। अच्छा, ऊपर से जो एक मेन तार आ रही होती है लोहे की, 3 तारें आ रही होती हैं, ठीक है? वो जो बड़े खंभे में, उसके नीचे फिर नीचे आके हो रही हैं, ऊपर 11,000 वाट होता है, बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस ज़्यादा करंट को 220 वोल्टेज करके आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, 220 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होता है ना। इट मीन्स वो स्टेप डाउन कर रहा है, स्टेप अप तो नहीं कर रहा। उसके पास वोल्टेज इनपुट्स में ज़्यादा आ रहे हैं। वोल्टेज ज़्यादा कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ऊपर से जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आगे आपको 220 करके दे रहा है। इट मीन्स के इट इज़ रिड्यूसिंग द करंट। ईएमएफ जो है वो बेसिकली वोल्टेज वो रिड्यूस करके दे रहा है ना आपको। तो इट मीन्स जो भी ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को रिड्यूस करे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो हमारे पास होम सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर यूज हो रहा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो बेसिकली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके हमारे घर के अप्लायंसेस तक पहुंचाता है। अब दूसरा, आपने अगर देखा हो स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर यूज होता है। अब वो ट्रांसफार्मर जो स्टेबलाइजर के अंदर यूज होता है वो कौन सा हो सकता है? स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है? स्टेबलाइजर क्या करता है? कम वोल्टेज आए तो पूरे वोल्टेज करके देता है। जी, ऐसा ही है ना? देखा है कभी स्टेबलाइजर? जी सर। हाँ, तो स्टेबलाइजर हम क्यों लगाते हैं? अपने फ्रिज के ऊपर लगाते हैं या एसीज के साथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि कम वोल्टेज आए तो वो पूरे करके दे। जी। हाँ, तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप अप। एग्जैक्टली, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसको अगर कम वोल्टेज मिलेंगे तो वो इस नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से वो जो बाहर करंट इंड्यूस करेगा, जो वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली हायर होगा एज कंपेयर टू द इनपुट। ठीक है, ये जनरल आइडिया है ट्रांसफार्मर्स का।